अस्सलाम नाज़रीन, पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम अवाम से ऐवान तक में नादिया मिर्ज़ा आपके साथ। और आज आपका हमारा ये साथ है। इससे पहले हम पीटीवी न्यूज़ पे एक ट्रांसमिशन कर रहे थे पिछले 1-1.5 माह से तकरीबन खरोड़ा वाले मेरा घर मेरी जन्नत, लेकिन आज से पीटीवी न्यूज़ पर की ये रीलॉन्चिंग और पीटीवी एक बिल्कुल नए लुक में आपके साथ है। हमारे जो तमाम स्लॉट्स हैं 7 बजे का, 8 बजे का, 10 बजे का, उसमें यकीनन आप एक वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। नए प्रोग्राम्स हैं, नए मेज़बान भी हैं, पुराने मेज़बान भी हैं और उसके साथ एक हसीन इम्तजाज है इन तमाम चीज़ों का। जो तमाम हमारे जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं उनके भी डिफरेंट नौयत के वो प्रोग्राम्स हैं जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो बहरहाल बहैसियत एंकर पर्सन आज मेरा पीटीवी न्यूज़ से ये पहला प्रोग्राम है अवाम से ऐवान तक। और सवाल यहाँ पर यही हो रहा है कि इस वक्त आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो न्यूज़ ऑफ द डे भी है, क्योंकि पिछले कई ट्रांसमिशन में हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि आज यानी 1 जून को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर जो एक इजलास बुलाया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, और उसमें यह तय होना था, तमाम लोगों की नज़र, तमाम अवाम की नज़र इस इजलास पर थी और इस इजलास में होने वाले फैसलों पर थी। और वो फैसले शायद बहुत सौ के लिए उसमें बड़े बड़े सवालात हों, लेकिन असल में जो पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन था वो इस चीज़ को लेकर था कि हमारे यहाँ वो तबका जो ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो तबका जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो तबका जो डेली वेजेस वाला है, वो कम से कम मुतासिर हो। और यही उसी विजन की जो झलक थी वो आज के फैसलों में भी नजर आई। यकीनन ऑपोजिशन, अच्छा उसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने आज ये भी कहा कि ये जो लॉकडाउन है ये वो लॉकडाउन नहीं हुआ जो मैं चाहता था, लेकिन उन्होंने 18वीं तरमीम को भी सराहते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों ने फैसले लिए वो उनका हक थे और वो हक मंजारित थे अपने फैसले करने में। इस हवाले से हम जरा आज गुफ्तगू करेंगे। और डेफिनेटली जितने भी आज फैसले हुए हैं वो इस पैराए में हुए हैं मुल्क की माशी सूरत हाल को देखते हुए कि क्या माशी तौर पर एक सख्त लॉकडाउन का हमारा मुल्क पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता था। ये तमाम चीज़ें हैं जो जिनकी झलक हमें आज के फैसलों में नजर आई और इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपोजिशन क्या राय रखती है, उसकी जो राय है वो भी बड़ी मुकद्दम है, उस पर ही बात करेंगे। जो एनालिस्ट है, एक न्यूट्रल व्यू है, वो क्या है, उस पर ही बात करेंगे। और हुक्मरान जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या उसका दिफा करते हैं। अपोजिशन के जो भी एतराज़ात होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। शौकत बसरा साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारी बड़ी पुरानी साथी एमपी हैं सिंध असेंबली में, सुबह सिंध से पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम अस्सलाम नादिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बात आपके साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल, नो डाउट आपके साथ बड़ा पुराना साथ है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपके साथ किए कराची से बैठ के, कराची इशूज़ और दीगर चीज़ों पर भी, तो इंशाल्लाह आगे भी ये साथ रहेगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का भी। बसरा साहब आपसे ज़रा बात का यहाँ पर आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिवायत है कि हम हुक्मरानों के जो लोग हैं उनको ज़रा पहले टाइम दे लेते हैं ताकि वो बात करें, फिर दूसरे जो भी एतराज़ात हैं वो करें। आपको क्या लगता है कि ये अक्सरियत की ख्वाहिश यही थी जो आज वज़ीर-ए-आज़म के फैसले थे? क्योंकि जिस तरह से कोरोना का एकदम से फैलाव हुआ है वो हर आने वाला दिन एक तारीख मुरतब कर रहा है। आज भी हमने देखा कि 88 डेथ्स हो गई, 3000 के करीब नए केसेस आ गए पिछले 24 घंटे में। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और सजेशन भी शायद मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ का भी, डॉक्टर्स का भी, कि या तो मुकम्मल लॉकडाउन या फिर बिल्कुल ख़त्म। कितना मुतवाज़िन फैसला है नादिया? पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे, और वो लोग जो इस वक्त पॉजिटिव हैं, जिनका कोरोना का मसला बना हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनके घर वालों को भी सब्र दे। अच्छा, जहाँ तक सूरत हाल आपने कही कि सूरत हाल क्या है, देखें हुकूमत जो है ना
उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने एक सिर्फ अपना घर नहीं चलाना। हम अगर अपने घर को भी देखें, घर जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 24 करोड़ का एक मुल्क है और एक ऐसी कुदरती आफत आई है जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है। वहां पर आपको अब फैसले लेने हैं ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए। लेकिन अगर आप देखें, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन था डे वन से कि कोरोना वायरस के साथ साथ हमें ख़ास तौर पे देखना यह है कि हमारा मुल्क किस तरह मुतहम्मल हो सकता है कि हम लॉकडाउन पे जाएं, जुज़वी लॉकडाउन पे जाएं, मुकम्मल लॉकडाउन पे जाएं। उसके लिए हमने स्टेप्स लेने हैं। स्टार्ट में हमने देखा, हमने उसमें जो लॉकडाउन किया उसमें साथ साथ फिर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करते रहे। जैसे अभी आपने कहा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, जिसमें तमाम इकाइयाँ हैं, GB है, कश्मीर है, सिंध की हुकूमत है, NDMA है, तमाम की मुशावरत से मुतफिका फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है, मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसी हम सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जब तक कौम इसमें तावन नहीं करेगी ये हम इस सूरत हाल से नहीं निकल सकेंगे। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब तो ताउन नहीं कर रही, हम आज भी देख रहे हैं बाजारों में। अभी किसी ने पिक्चर शेयर की हुई थी, कराची पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एक जमे गफीर है, SOP को फॉलो नहीं कर रहा, पता नहीं लोगों को किधर जा रहे मैं हैं। उसी पे आ रहा हूँ। अब सूरत हाल ये है कि लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो ममालिक जिनका हेल्थ का निज़ाम आसमान से बातें कर रहा था, जिनकी इकानमी आसमान से बातें कर रही थी, कीड़े मकोड़ों की तरह वहां लोग मरे हैं। अल्टीमेटली उनको भी उसकी वजह कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए कोई मुल्क भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि और मुल्क को बंद कर दे। उसकी वजह डर क्या है कि कोरोना से बचाते बचाते यही बात जो आप कह रही हैं, कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि अल्लाह ना करे लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं, भूख से तंग होकर सड़कों पर आ जाएं, तो वहां पर अब जिम्मेदारी किस पे है? अब देखना बदकिस्मती क्या हुई, तमाम SOPs तय हुए ट्रेडर्स के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ। बिल्कुल आपके प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि वो लोग वायलेशन कर रहे हैं, वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और पब्लिक को रियलाइज करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम बारहा करें। अच्छा शर्मिला फारूकी साहबा, जब भी हमने गवर्नमेंट के लोगों से पूछे, वो कहते हैं कि जी ऑपोजिशन जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में होती है, यानी उस इजलास में होती है, तो तमाम फैसले मुत्तफिका होते हैं, लेकिन जब वो टॉक शोज में होती है तो फिर वो सियासत करती है। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि आज का जो फैसला हुए, जितने भी तमाम फैसले जो वजीर आजम ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी फिलहाल बरकरार रखी जाएगी, मजीद सख्त नहीं किया जाएगा, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मार्केट्स खुली रहेंगी, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन होगा, 7 बजे तक खुली रहेंगी, इस पे सिंध गवर्नमेंट भी मुत्तफिक है और मनोअन अमल कराने के मूड में है सूबे सिंध में। जी नादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज शर्मिला। अच्छा नादिया, देखिए पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो उसमें वफाक की जानिब से सूबे सिंध को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है शर्मिला, लेट मी गेट बैक टू यू। अब दोबारा से आपको इसको रिकनेक्ट करते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ऑपोजिशन से सवाल ऑपोजिशन से करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएगा कि हमेशा से, और आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं, आपकी भी यही राय कि मुकम्मल लॉकडाउन का या सख्त तरीन लॉकडाउन का मुतहम्मिल हमारी हुकूमत माशी तौर पर या हमारी मईशत नहीं हो सकती। आज के फैसलों पर आपकी राय? देखिए, हमने फैसला कोई मुत्तफिका फैसला नहीं करना है। ये वबा है जो फैल रही है, इसके ऊपर हमने ना तो जमहूरियत से कोई फैसला करना है, इसके ऊपर फैसला करना है साइंस की बुनियाद पे। अब साइंस की बुनियाद पे फैसला बड़ा वाज़ेह हो गया है कि बहुत सारे ममालिक जिन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया था और बहुत सारे ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था, उनका डेटा हमारे सामने आ गया है। 2 ममालिक यूरोप में ऐसे हैं, स्वीडन और हॉलैंड। इन दोनों ने लॉकडाउन नहीं किया था, लेकिन लॉकडाउन नहीं करने के साथ साथ उन्होंने बाकी SOPs जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद बड़ा सख्ती से किया था। इसी तरह हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया में लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर एहतियाती तदाबीर जो हैं, जिसमें 3 बड़ी एहतियाती तदाबीर, एक तो मास्क पहनना, दूसरा सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीजें हैं जो काम करती हैं। लॉकडाउन ने कहीं काम करके नहीं दिखाया।
जिन ममालिक ने मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया यूरोप में, उनके नताइज जो हैं वो उन ममालिक से कोई बेहतर नहीं आए जिन मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया। तो मामला यहाँ पे नादिया साइंस का है, यहाँ पे और कोई इशू नहीं है। और लॉकडाउन का फायदा अब कहीं दुनिया में कोई एम्पेरिकल स्टडी, कोई ऐसी स्टडी सामने नहीं आई जो ये साबित कर दिखाए कि लॉकडाउन का मुल्कों को बहुत फायदा होता है। तीन चीजें जैसे मैंने पहले कही, उसको मैं दोहरा देता हूं, उनके बगैर गुजारा नहीं है, और वो है मास्क पहनना और सेंट्रलाइज क्वारंटीन करना और सोशल डिस्टेंसिंग। ये तीन चीजों के ऊपर अमल दरामद करना जरूरी है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद से कह रही है कि हमें कोई पता नहीं कि कोरोना वायरस कब खत्म हो। अगर हमें कोई पता नहीं कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, तो क्या हम इनडेफिनेटली कहीं लॉकडाउन कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो इंडेफिनेटली लॉकडाउन नहीं कर सकता। दो चार और चीजें सामने रखने की बहुत जरूरी ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी का तनासुब है वो यूरोप जैसा नहीं है, वो अमेरिका जैसा नहीं है। हमारे यहाँ जो 9 साल या उससे कम की आबादी है वो तकरीबन 6 से 6.25 करोड़ बच्चे वो बन जाते हैं जिनको ये जो मर्ज है, जिनको ये वबा जो है उसका इंसिडेंस बहुत लो है। तो हमें यूरोप की नकल नहीं करनी, हमें अमेरिका की नकल नहीं करनी, हमें अपनी एक स्ट्रेटेजी खुद से बनानी है जिसमें लॉकडाउन उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं बने। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की, और मेरा ख्याल है बहुत ही बैलेंस्ड और मुनासिब आपकी राय थी। शर्मिला फारूकी साहब, आवाज आ रही है क्लियर आपको? जी नादिया। अच्छा, सवाल वही है, अब आप जवाब भी दे दीजिए प्लीज। देखिए नादिया, मैं अभी सलीम साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि मुस्तकिल तौर पे तो कोई भी मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं रह सकता। इवेंचुअली तो आपको कारोबार भी खोलना पड़ेगा, इवेंचुअली आपको स्कूल भी खोलने पड़ेंगे और आपको मामूली जिंदगी की तरफ आना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, या इसकी वैक्सीनेशन कब निकलेगी, या इसकी दवाई कब बनेगी। तो जाहिर बात है सब घरों में महसूर होके तो नहीं रह सकते, लेकिन हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी, कोई प्लान होना बहुत जरूरी है। देखिए, सिंध ने जब लॉकडाउन किया तो वफाक जो है वो मुस्तकिल इसकी मुखालफत कर रहा था। अब ना मुराद अली शाह साहब डॉक्टर हैं, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना आप डॉक्टर हैं। बात यह है कि हम जो भी फैसला कर रहे हैं वो दीगर ममालिक में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको देख के कर रहे हैं, या तिब्बी माहिरीन की तजवीज़ के ऊपर कर रहे हैं। इस वक्त आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल और पैरामेडिक्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ गया है, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ गया है। अब अगर प्रेशर बढ़ गया है और ये यहाँ पर अवाम अगर एसओपीज फॉलो नहीं करी, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि एसओपीज पे अमल दरामद कराएं? ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी दूरी रखना बहुत जरूरी है, और ये पता नहीं कितने अर्से तक रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आम मार्केटों के अंदर जाएं या आप सड़कों के ऊपर जाएं तो समझदार पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों पे फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल और सही है। खुदा न खासा यही चीज रही तो आप देखिए कि आज की तारीख में 72,000 केसेस से तजावुज कर चुका है पाकिस्तान, और जो तिब्बी अमला है तकरीबन को 2200 लोग उससे मुतासर हो चुके हैं। 23 से 24 आपके डॉक्टर्स जो हैं वो इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, और न जाने कितने लोग वेंटिलेटर पे। अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं पता कि ये अपने पीक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या लॉकडाउन की नरमी के बाद ये अचानक से केसेस बढ़े हैं, और हर 24 घंटे में ये फिगर एक्सपोनेंशियली जंप कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है शर्मिला। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आज जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो फैसले हुए और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो फैसले बयान किए मीडिया पर आके, उसमें ज़ाहिर तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी, मुराद अली शाह साहब की भी थी बहैसियत वज़ीर आला सिंध। तमाम फैसलों पर आप लोग मुत्तफिक थे, या आपको लगता है कि किसी बात पे कुछ था कि नहीं ये मुनासिब है, ये मुनासिब नहीं है, या हम अपने सूबे में ये नहीं कर सकते? देखिए, जहां तक इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन खोलने की बात है या सूबा सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की बात है, उसके ऊपर सूबा सिंध अपना फैसला खुद करेगा। लेकिन देखिए, अगर वफाक की जानिब से एक फैसला आता है कि जी मार्केटें खोल दें और शाम 7 बजे तक खोल दें, और अगर पंजाब उस पर अमल करता है, खैबर पख्तूनख्वा करता है, तो सिंध पे प्रेशर बढ़ जाता है। वहां के ताजिर कहते हैं कि जी अगर 2 सूबों में खुल सकता है तो आपके यहाँ क्यों नहीं खुल सकता। अब हो ये रहा है कि लोग डिफाइंस में खोल रहे हैं, लोग जबरदस्ती खोल रहे हैं। सैलून्स और जो ब्यूटी पार्लर्स हैं या जो बार्बर की दुकानें हैं, जाम की दुकानें, वो पंजाब में खोल दी गई है।
सिंध में आज तक कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आया खुलने का, लेकिन डिफाइंस में खोली नहीं है। तो देखिए, या तो एक ओवरऑल एक नेशनल पॉलिसी हो जिसको तमाम सूबे फॉलो करें, और अगर आप सूबों पे सिर्फ छोड़ देंगे तो अगर एक सूबा एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे लिए अमल दरामद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आज भी जफर मिर्जा साहब बैठ के ये कह रहे हैं कि हालत तशवीशनाक हो गई, सिचुएशन तशवीशनाक हो गई है, और जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या करना चाहिए? लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे। सलीम अच्छा साहब कह ठीक रहे है, हैं मास्क शर्मिला एक पहने, सेकंड में मुझे वापस मास्क आती हूँ, मैं पहने, वापस आती हूँ बादशाह आपकी साहब तरफ। कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे। डॉक्टर फरोज सलीम ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा ये एक स्टडी है कि अभी तक ये साबित नहीं हो सका कहीं से भी, कोई आपके जो पेशेंट्स थे उनको भी देखकर, कि जिस मुल्क में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हुआ वहां पे कोरोना नहीं फैला हुआ। सिंगापुर की मिसाल हमारे सामने, जब शुरू में केसेस आए तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया, लेकिन जैसे ही उसको लिफ्ट किया तो दोबारा से वहां पे उसी तरह से कोरोना, ये कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हुआ। तो मसला यहाँ पर ये है, फिर लॉन्ग टर्म पे लेके हम मुकम्मल नहीं हो सकते। लेकिन डॉक्टर बसरा साहब, एक मिनट बात, मैं सिर्फ एक सवाल करने से पहले देखिए मैं फिर कहूंगा शर्मिला को कि प्लीज कौम को कंफ्यूज मत करें। हमने मैं क्यों कह रहा हूं, अभी देखिए ना, आज मीटिंग हुई है, आज अभी भी इफ एंड बट लगा रही हैं। आज मीटिंग हुई है, जो आपका सवाल था बहुत पर्टिनेंट था और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि क्या तमाम फैसले मुतफिका नहीं हुए? तमाम फैसले मुतफिका हुए। अब आपने 18वीं तरमीम की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि इवन हमने अलाउ किया हुआ है प्रोविंसेस को कि अगर आप देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक जो अपने डिसीजंस लेने हैं वो लें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग नहीं, वो भी ये कह रही थी कि गवर्नमेंट जब फैसले ले लेती है हम मजबूरन लेते हैं। हालांकि मैं आपको 3 दिन पहले की स्टेटमेंट बताता हूं, जब वहां पे प्रेशर आया सिंध में, फौरन मुराद अली शाह साहब ने कहा नहीं हम तो वो फैसले लेंगे जो वफाक कहेगा। अच्छा, मीठा मीठा पर कड़वा कड़वा थू, यहाँ ये जिंदगी मौत का मसला है, ये कुदरती आफत है। मैं बार बार कह रहा हूँ हमें बतौर कौम बिहेव करना है। अभी आप देखें ना, सलीम साहब है ना, इकोनॉमिस्ट ने ना दिया, अब उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी के क्या हालात हैं। अब वो एक बहुत जिया उनका, मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि मेरा एक रूरल एरिया से तल्लक है, लोग ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं कि कोरोना है। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है? आज भी मेरे हल्के से मुझे भावल नगर, हारूनाबाद, साउथ पंजाब से फोन पता क्या आते हैं, पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया, डबल सवारी थी, दुकान हमने लेट खोली, बंद की, हमें अंदर कर। अब इस तरह नहीं हम लोग कर सकते कि हम जेलें भर दें, लोगों को रियलाइज करना है। अब उसके साथ तो नहीं भर सकते, लेकिन हॉस्पिटल्स तो भरते जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हमारा बड़े से बड़े जो हम डेवलप कंट्रीज हैं वहां के हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स कर गए। हम कितने तैयार हैं और कितना आगे वक्त तक हम तैयार रहेंगे कि हम पेशेंट्स को ले, चाहे वो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हो गए, चाहे वो लाहौर के हो गए, चाहे वो कराची के हो गए। कितने हॉस्पिटल, कराची की शर्मिला आप बहुत अच्छी तरह बेहतर जानती होंगी, उन्होंने कह दिया है कि अब हमारे पास मजीद बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो इस स्टेट पे हम कब पहुंचेंगे? अल्लाह ना करे इसी तरीके से अगर तेजी पड़ती रही कि हमारा भी हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाए। अच्छा नादिया, मैं पहली बात तो मैं समझता हूं कि एक जान भी बहुत कीमती है। अभी तक पूरी वर्ल्ड को अगर कंपेयर करते हैं ना अपने पाकिस्तान के साथ, तो केसेस तो हैं, हाँ ये भी डेफिनेटली बात है कि आज हम 22,000 की कैपेसिटी पे पहुंचे हैं कि हम टेस्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। इसीलिए हमने फैसला तो नहीं रहना, नहीं मैं बताता हूं, अभी भी तकरीबन राउंड अबाउट आज के दिन में 18 से 19,000 टेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको वो पंजाब की बात नहीं टोटल ओवरऑल बात कर रहा हूं। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला लिया है कि हमारे वो लेबर क्लास जो बाहर फंसी हुई है, वो बेचारे बाहर हैं, उनके लिए भी हमने फैसला ले लिया है कि उनको वापस लाएं। 18,000 टेस्ट हुए हैं, उसमें से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3,000 प्लस पॉजिटिव है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो अभी टेंडेंसी आ रही है वो इसी वजह से हुआ कि लोगों ने एसओपीज पे अमल नहीं किया, सोशल डिस्टेंस इख्तियार नहीं किया, मास्क नहीं लगाए। अब उसके ऊपर आज फिर सूबे अपनी पॉलिसी दे रहे हैं, हम उसके लिए फाइन पे भी जा रहे हैं। इसलिए करना सिर्फ ये है कि अगर हमने कौम को बचाना है, घर को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। फरूख सलीम साहब की राय ले लेती हूँ। फरूख सलीम साहब, ये बात तो आपने भी कह दिया कि ये बात तो तय है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मुल्क, हम तो चले एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुतामिल नहीं हो सकते एक लॉन्ग टर्म के लिए। हमें पता भी नहीं कि कब तक इनडेफिनिट एक उस पे पीरियड के लिए हम लॉकडाउन कर दें और एक सख्त लॉकडाउन कर। अब दूसरी तरफ हमारा जो सारा दारोमदार है, जो आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि एसओपीज फॉलो करे अवाम एसओपीज फॉलो करना नहीं जा रही, नहीं करने को तैयार। इस्लामाबाद की हद तक ये हो गया है कि आपने मास्क हर सूरत मैंडेटरी है कि आपने मास्क पहनना है, अदरवाइज
आपको जेल भी भेजा जा सकता है और आप पर 3,000 रुपए फाइन भी हो सकता है। आपको लगता है इसी किस्म की पॉलिसीज अब सूबों को भी अपनाने की जरूरत है? सूबों में हो गई है, मैं आपको ये खबर दे देता हूँ, वहां पे इम्प्लीमेंट देखिए कर दिया उन्होंने मास्क पंजाब सारे टोटल पंजाब में, कि जो नहीं करेगा उसको 500 उन्होंने फाइन जो रखा है वो 500 का। ज्यादा सॉरी रखना सर, चाहिए था, 500 दे के अभी स्टार्ट है। अच्छा खैर जी, फरूख सलीम साहब। जी नादिया, 2 या 3 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई हैं। पहली ये कि हुकूमत के पास वाकई में कोई हिकमत अमली एज सच नहीं उन्होंने बनाई, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि इस वबा का सामना हमने कैसे करना है, और ना ही ऑपोजिशन ने कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बताई है कि ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी ये 3 पिलर्स होने चाहिए, हम इस तरह इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। दूसरी चीज जो है वो 18वीं अमेंडमेंट के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि एक हमारे पास नेशनल पॉलिसी नहीं बन सकती। विफाक कुछ कहता है, सूबे कुछ कहते हैं, हालांकि मामला सिर्फ 5 लोगों का है। 4 हमारे पास वज़राए आला हैं और 1 वज़ीर आज़म। अगर 5 लोग इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के कोई फैसला नहीं कर सकते, कोई हिकमत अमली सामने नहीं ला सकते, और फिर कोई 18वीं अमेंडमेंट की पुष्ट में कुछ प्लानिंग करना चाहता है, तो यहाँ पे एक तो 18वीं अमेंडमेंट की कमजोरी और एक स्ट्रेटजी न होने की कमजोरी बड़ी वाज़ेह तौर पे दोनों चीजें सामने आ गई। जो अच्छी चीज है, अभी शायद कहा गया कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रहा है नजर, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कतन नजर नहीं आ रहा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पहले दिन अगर 2 हुई हैं, अगले दिन 4 हो जाएं, फिर 8 हो जाएं, और महीने भर में वो हजारों पे पहुंच जाता है। हमारे यहाँ पिछले अंदाजा कर लीजिए 4-5 महीने हमने लिटरली आजाद छोड़ा हुआ है वायरस को। जिस किस्म का लॉकडाउन हमने किया था वो भी आप सोचिए कि डिफेंस में हो गया या इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में हो गया, कोई 99% पाकिस्तान में वो लॉकडाउन नहीं हुआ था। तो 5 महीने के बाद जब वो वायरस आजाद फिर रहा था, हमारे यहाँ अमवात जो हैं वो तकरीबन 1500 हुई हैं। तो 22 करोड़ की आबादी, छठा बड़ा मुल्क दुनिया का, और सिर्फ 1500 के करीब अमवात जो हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कह सकते। बहुत सारे जो इदारे हैं जिसमें इंपीरियल कॉलेज भी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं। इंपीरियल कॉलेज ने कहा था कि 6,91,000 अमवात मुतवक्के हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आप अंदाजा कीजिए, वो ये कह रहे थे 6,91,000 और हमारे यहाँ बात हुई है 1500 के लगभग। तो कोई 500 का फैक्टर है जिससे ये स्पेशलिस्ट जो हैं दे वर ऑफ, उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। तो पाकिस्तान में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी तक नजर नहीं आ रही है, और खुदा करे कि वो फ्यूचर में भी नजर ना आए। और छठे बड़े मुल्क के लिए जो पॉपुलेशन की आबादी के हवाले से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, उसमें 1500 अमवात जो हैं 4 या 5 महीने के ऊपर कुछ इतनी ज्यादा नहीं है। फरूख सलीम साहब, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम यहाँ बैठ के तो आसानी से कह देते हैं कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 1500 अमवात ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जान भी बहुत कीमती है। मतलब सोचे कि किसी के घर का कोई एक फर्द भी अगर जाता है तो वो फॉरएवर एक फैमिली किस हाल में कितना डिस्टर्ब होती है, कितना बड़ा उनका लॉस होता है, वो लॉस भी हम यकीनन उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी तरफ आपने फरमाया कि हमारे पास एक कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बन सकी बिकॉज ऑफ 18th अमेंडमेंट। उसमें भी जब बहस होती है तो फिर वो बहस इधर से उधर निकल जाती है, फिर एक सियासत शुरू हो जाती है। इससे पहले कि मैं शर्मिला की तरफ जाऊं, जरा मुख्तसर सा जवाब दीजिए। 18th अमेंडमेंट बहुत अच्छी है, सूबाई खुद मुख्तारी एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या आप इसकी जरूरत को महसूस करते हैं कि एक नेशनल किसी भी ऐसे डिजास्टर की सूरत में और नेशनल पॉलिसी को मुरतब करने की जरूरत में जरूरी है कि कम से कम हेल्थ और एजुकेशन उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए? क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? अच्छा, दो चीजें। एक तो आपने जिक्र किया कि 1500 और एक आदमी की मौत भी पाकिस्तान में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन सामने रख दूं कि पिछले साल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान में 36,000 अमवात हुई हैं। तकरीबन 100 लोग रोजाना के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ये में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अभी जो कोरोना वायरस के नतीजे में पिछले 4 महीने में कुछ में तकरीबन 1500 अमवात हुई हैं। अच्छा, 18वीं अमेंडमेंट का मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया। उसने रियासत को कमजोर किया है, रियासत को मजबूत नहीं किया है। फिर फाइनेंशियली अगर माशी एतबार से देखें तो जो सारा का सारा कर्जे का बोझ है
जो तकरीबन 3000 अरब सालाना हम देते हैं, वो सारा का सारा बोझ विफाक के ऊपर डाल दिया जाता है, जबकि ये कर्जाजात इस्तेमाल किए थे पूरे पाकिस्तान ने इन कर्जाजात को इस्तेमाल किया था। फिर डिफेंस का खर्चा जो है, जो तकरीबन 1100 अरब की अमाउंट मुख्तस की जाती है बजट के अंदर, वो डिफेंस सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं किया जाता, वो डिफेंस हो रहा है पूरे के पूरे पाकिस्तान का। तो एक तो माशी एतबार से जिस तरह बोझ सारा का सारा विफाक के ऊपर डाल दिया गया है, और विफाक से जो वसाइल हैं वो उठा के सूबों को दे दिए गए हैं, तो ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है, ये ज्यादा देर तक ऐसे चल नहीं सकता। बिल्कुल सही, ये बात है। मैं शर्मिला से जरा से बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं वैसे शौकत बसरा साहब से पूछूं तो शौकत बसरा साहब क्या कहेंगे, उससे तो खुद भी पीपल्स पार्टी में थे और 18th अमेंडमेंट में आगे थे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बात करने की। शर्मिला फारूकी साहबा, जो कुछ बातें डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने की है उनका भी आप जवाब दीजिएगा, और उसके साथ साथ वो सही बात करें ना कि डिफेंस का बजट वफाक की जिम्मेदारी, लेकिन डिफेंस तो पूरे मुल्क का करना होता है। जो कर्जों की अदायगी है वफाक की जिम्मेदारी, जबकि जब लिए जाते हैं तो पूरे मुल्क पे उनको यूटिलाइज किया जाता है। प्लस हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को सेंट्रलाइज करने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। आप इस पे क्या कमेंट करेंगी? आपका योर टेक सर। मैं नादिया, देखिए, इस पे बीच में बड़ी डिबेट हुई कि जी 18वीं तरमीम के बाद जब सेहत का शोबा सूबों के पास मुंतकिल हो गया है तो फिर वफाक से क्यों मदद मांगी? देखिए, जब एक नेशनल क्राइसिस आ जाता है और क्राइसिस जिसमें दुनिया भर को लपेट में ले लिया, वहां पर फिर आप ये नहीं बैठ के वफाक ये सूबे खुद मुख्तार हैं, अपने फैसले करें, अपने वसाइल इस्तेमाल करें और फी सबीलिल्लाह खुद अपने आप पे हैं, दे ऑन दे ओन, ऐसा नहीं हो। जब इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का हमला, तो प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के उस वक्त ये नहीं कहा था, और उस वक्त मुझे याद है पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने बैठ के ये नहीं कहा था कि चलो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धमाके हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो खुद लड़े, ये वफाक का काम नहीं। जो होम का डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, वो सूबों को मुंतकिल हो गया, ये नहीं होता। जब जल्जला आता है तो फिर आप ये नहीं कहते, या जब सैलाब आता है पाकिस्तान में तो फिर आप वफाक बैठ के ये नहीं कहता कि जी जहां जहां सैलाब आए वो सूबे अपना खुद भुगतें। इसी तरीके से ये जो वबा है, यहाँ पर वफाक को सामने आके बढ़ के मदद करनी चाहिए थी तमाम सूबों की, और ये बिल्कुल गलत बात है जो एक मुवाजना किया गया कि नहीं जी ये सेंट्रलाइज नहीं है और जनाब ये सूबे अपना खुद लड़ें। फिर ये कहा गया कि नहीं जी अब फैसला खुद कर लें, खुद अपने वसाइल इस्तेमाल करें। वफाक का काम होता है कि जहां पर नेशनल क्राइसिस आ जाए वहां पर एक जामे पॉलिसी बनाए। सलीम साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पॉलिसी शर्मिला कैसे बनाए? 5 लोग बैठ के आपस के अंदर क्यों नहीं एक मुत्तफिक फैसला कर सकते? और मैं आज आपको बताती हूँ कि अब सिंध जो है क्यों वफाक के साथ जो है वो करे, क्योंकि शुरू दिन से ये सामने आ रहा था कि वफाक हर चीज जो सिंध कर रहा था उसको अपोज कर रहा था, और सिंध सिर्फ तिब्बी माहिरीन की मशवरे के तहत चल रहा था। इसीलिए आखिरकार थक हार के हमने हमेशा ये कहा कि खुदा के लिए आप फैसला करें, हम आपके साथ हैं, आप एक जामे पॉलिसी बनाएं, हम आपके साथ हैं। इवेंचुअली सिंध ने ये कहा कि जी जो वजीर आजम साहब फैसला करेंगे हम अब आपके साथ हैं। आपने लॉकडाउन खत्म करना है, आप खत्म कर दें, आपने दुकानें खोल ली, आप खोल दें, हम भी खोल देंगे। बिकॉज लोगों में कंफ्यूजन थी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इधर प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है, इधर सिंध के अंदर कोई और चीज हो रही है। और देखिए, हमारा मकसद था सिर्फ लोगों को बचाना। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के कहते हैं लोगों को भूख से मरने दूं या लोगों को वबा से मरने दूं, ये तो रियासत का काम ही नहीं होता। नहीं, एक सेकंड शर्मिला, एक सेकंड शर्मिला, नेशनल पॉलिसी नहीं बन सकी ना हेल्थ को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर भी। यहाँ पर फैसले हुए प्रमोट करने की, सिंध ने कहा कि नहीं हमारी स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी, तो यहाँ पर इस जरूरत की को महसूस किया जा रहा था। बस साहब आप प्लीज। नाती, मैं पहली बात इनको ये कहूँ कि हम आज भी कहते हैं कि कोरोना से भी बचाना है और लोगों को भूख और अफलास से भी बचाना है, इसमें कतई दो राय नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी की जो बात, अच्छा, अब नेशनल पॉलिसी मैं 2 मीटिंग्स की आपको मैं डिस्कस करता हूँ। चलो माजी को छोड़ देते हैं, ये वाली मीटिंग और उससे पिछले वाली मीटिंग। तो नेशनल पॉलिसी नहीं तो क्या थी कि मुतफिका फैसले लिए,
वहां पर आपने कोई पॉइंट रेज नहीं किया, कोई वहां पर आपका कोई डिफरेंस नहीं आया। जैसे ही शाम को टॉक शो शुरू होते हैं 7 बजे, वो नेशनल पॉलिसी भी गायब हो जाती है, जो मुतफिका फैसले होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी जाती है। अभी भी आप देखें, जब सिंध में ये नाकाम हुए, जब प्रेशर आया, जब लोगों ने जबरदस्ती ने कहा जिनकी कोई पॉलिसी नहीं है, फौरी कह दिया चलिए ठीक है जी, हमें जो वफाक पॉलिसी कहेगा हम तो वो करेंगे। बात सिर्फ ये, मैं फिर आपको बार बार यही कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हम सबका है, ये कुदरती आफत पूरी दुनिया पे आई हुई है, इसलिए हमें सब लोगों को अक्ल और होश के नाखुन लेने चाहिए। अभी भी देखें ना, आज भी मीटिंग अभी खत्म हुई है, अभी खत्म हुई है, अभी कह रहे हैं कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई इकट्ठे हम नहीं चल रहे हैं। जो 18वीं तरमीम की जो आप बात कर रही हैं, जहां पे भी अगर कोई उसमें मिसिंग्स हैं, जहां पे उस पर इंप्लीमेंटेशन में कमी हो रही है, वहां पे डिस्कस होना चाहिए। अगर वहां पर आज समझते हैं कि हेल्थ के वहां पर 18वीं तरमीम के बाद इंप्लीमेंटेशन नहीं वहां पे हो सकी, एजुकेशन की नहीं हो सकी, तो आए उसकी बेहतरी के लिए दोबारा लेजिस्लेशन करते हैं, उसके लिए बेहतर चीजें लेके आते हैं। लेजिस्लेशन आप इसलिए करते हैं ना कि आवाम की बेहतरी होनी चाहिए, खल्के खुदा की बेहतरी होनी चाहिए। अभी भी टॉपिक फिर मैं उसी पे डाइवर्ट करूंगा कि आज इस वक्त जो करंट इशू है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सब लोगों ने मिलकर एक कंसंट्रेट एफर्ट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और पूरी पब्लिक। और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी, और पब्लिक को कोऑपरेट उसी तौर पे करना है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, फाइन भी करेंगे, लोगों को उस पर अमल भी करवाएंगे। इसके बावजूद अगर लोग वही अपनी रविश अपनाएं कि कोरोना तो आई नहीं, कि तो मरना है, जो भी आई है लिखी, यानी कि ये अब हमारा माइंडसेट ये है कि अल्लाह ने जो किया है वो कर हो जाना है। आई है तो आपकी तो आई है, लेकिन आप करियर तो ना बने ना, आप दूसरों के आने के बाइस तो ना बने, जरिया तो ना बने। ये आज भी देखें डेली बेसिस पे हमारी जितनी भी वफाक में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो मीटिंग ये होती है ना, मैं आपको फिर बताऊं, शर्मिला से पूछें, क्या आपके लोग डेली बेसिस पे एक दूसरा कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे? तमाम लोग जहां जहां पे होती है वहां पे आप उनको फिलअप नहीं करते हैं कि मैं अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो अभी भी आज भी हमने एजुकेशन के हवाले से यही कहा है, उसके शर्मिला एक मिनट, कि हम एजुकेशन पे हम पॉलिसी बनाएंगे, उसकी एसओपीज बना रहे हैं, सेहत को हम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि यही 3 महीने अब आप देखना हम इस्लामाबाद में हैं, हम इस्लामाबाद में हैं, आप खोलने जा रहे हैं, तो फिर ये जो ऑलरेडी जो एक स्पाइक आया है इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? वही बात आ जाती है कि एसओपीज क्या है। अगर फर्ज करें आपने बाकी भी खोल कर रहे हैं, बस नहीं कर, मैं तो फिर कह रहा हूं नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहे तो ये किससे बड़े हैं ना, तादाद बड़ी है, तो फिर और क्या आगे कैसे फॉलो करेंगे? यही तो सवाल अभी फिर कह रहे हैं कि हुकूमतें इसको यकीनी बनवाएं, तमाम सूबे। आप जिम्मेदारी लेते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूं यकीनी बनवाएं सूबे, अगर वो नहीं कर रहे तो वफाक की जिम्मेदारी और आप लेते हैं? देखिए वफाक की जिम्मेदारी कहां पे है? वफाक की जिम्मेदारी है इस्लामाबाद के अंदर, बाकी तमाम सूबे, पंजाब में हमारी हुकूमत है, हमें तो पूछिए पंजाब में आप यकीनी क्यों नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं बना रहे। उसके बाद क्या हुआ? पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्रेडर्स को बुलाया, हमने कहा हमें मजबूर मत करें कि हम दोबारा दुकानें बंद कर दें, हमें मजबूर मत करें कि हम लोगों को आपको जो आपने खुद इन राइटिंग दिया हुआ है। तो उसके बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन फिर उसी बात पे आ जाते हैं, अगर हम लोग एसओपीज पे अमल कर लेंगे, हमारे वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज जिस वक्त अपनी जानें दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, खुदारा उनका ख्याल। चले शर्मिला, आप कुछ कहना चाह रही हैं, ऐड कर दें, ताकि फिर जरा डॉक्टर फरूख सलीम साहब से जरा इकोनॉमी पे बात करनी है। मैं बासरा साहब की इस बात को बिल्कुल जोर शोर से इसकी तरदीद करना चाहती हूँ, जो ये बात कह रहे हैं कि जी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर सब कुछ अच्छा होता है, सब बातों पे मुत्तफिका तौर पे। शर्मिला आज बता दें क्या हुआ है, आज आपने किसी बात पे इख्तिलाफ की है? एक बात बता दें। और फिर शाम 7 बजे के टॉक शो से शुरू होके आप ये बात करते हैं। नहीं, हम हर बार नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बैठ के अपने मुतालबात रखते हैं, अपनी सिफारिशात रखते हैं और अपनी गुजारिशात भी रखते हैं और अपने शिकवे भी रखते हैं। नहीं वो तो ठीक है, रखते होंगे, नहीं करते। आज भी वजीर आला सिंध ने ये शिकायत की है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर कि प्लीज हमें एतमाद में लिए बगैर वफाक फैसले कर रहे हैं। वफाक खुद बैठ के फैसले कर देता है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में आके अनाउंस कर देते हैं। देखिए आज भी शिकायत की, आज भी वजीर आला सिंध ने मुतालबा किया है कि प्लीज आप मेडिकल कोरोना फंड के अंदर सूबों की मदद करें, सूबों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप उनकी मदद करें। आज भी ये बात की, ये जो 12 रुपया बांटा है वो क्या है? वो मदद नहीं की है, और हम मजबूरन वफाक फैसले कर लेता है, मजबूरन हमें उनका साथ देना पड़ता है, बिकॉज हम एक जामे पॉलिसी चाहते हैं। और ये बात हकीकत है, नादिया आप भी जानती हैं या बासरा साहब भी जानते हैं, बोलेंगे नहीं
कि इस वक्त भी एक मजबूत कौमी जामे पॉलिसी का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इसमें मजीद बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर फरूख सलीम साहब, एक थोड़ा सा एक और पहलू भी है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ी कोशिश करें, वो ये कि महंगाई को कंट्रोल करने की। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आए हैं और एक मुवाजना भी दिया कि एशिया में इस पाकिस्तान में सबसे कम पेट्रोलियम प्राइसेस है की प्राइस है, लेकिन उसके बावजूद उसका असर जो है वो महंगाई को कम करने में कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव हम नहीं देख रहे। उसकी वजूहात क्या है आपको लगता है? वो महंगाई जो इस वक्त है वो किस तरह से कंट्रोल होगी, क्योंकि उस पर भी हुकूमत के बड़े कंसर्न्स हैं और कोशिशें कर रही है पाकिस्तान की इस वक्त हालिया इकोनॉमी सिचुएशन देखते हुए। देखिए नादिया, हम 3 बड़ी चीजें दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं। एक तो तेल आता है, 14-15 बिलियन डॉलर का सालाना तेल इंपोर्ट करते हैं। फिर LNG 2-2.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते हैं। फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है जिससे हम बिजली बनाते हैं। इन तीनों चीजों की कीमतें पिछले 3 से 4 महीनों में 50% से लेके 80% तक गिर गई। जो तेल का एक बैरल $70 का हम खरीदा करते थे जनवरी 2020 में, वो अब 20-22 डॉलर पे पहुंच गया है। तो 60-70-80% की कमी आई है। चाहे फर्नेस ऑयल को देख लीजिए, LNG को देख लें, या हम पेट्रोल को, डीजल को देख लें। लेकिन उस हवाले से हमारी जो डोमेस्टिक कीमतें हैं, जो मुल्क के अंदर कीमतें हैं, वो उस लिहाज से नहीं गिराई गई। हमारा एक तरीका कार रहा है, एक तारीख रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, PMLN की हो या PTI की हो। जब आलमी मंडियों में कीमतें गिरती हैं तो तकरीबन 20% जो उसके फायदे हैं वो आवाम को तक पहुंचा दिए जाते हैं और 80% फायदे जो हैं वो हुकूमत अपने पास रख लेती है। तीनों हुकूमत, PTI भी यही कर रही है, एग्जैक्टली वही बात। ठीक है फरूख सलीम साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त जब आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो कोरोना की बाइस जो है वो बहुत ज्यादा उसकी कोई हालत अच्छी नहीं है, अपने पैरों पे मजबूत नहीं खड़ी हो पा रही, दूसरी तरफ ये कि हमें जैसे 12 अरब की रकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुई है, तो इस वफाक को भी तो खजाने में कुछ चाहिए। देखिए, इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हमने अपनी मईशत को किस तरह बचाना है। दुनिया भर में विफाकी हुकूमतें और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो हैं वो मिलके सिर्फ और सिर्फ उनकी अवलीन तरजीह ये है कि आपने मईशत को किस तरह बचाना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि हमने परवाह नहीं करनी कि हमारा बजटरी खसारा कितना हो जाए, हमने मईशत को बचाना है। अमेरिका में भी यही कहा जा रहा है कि हम अपना जो शराय सूद है उसको बेशक 0% पे हमें ले जाना पड़ जाए, लेकिन हमने मईशत को इस वक्त जो है वो बचाना है। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत 50% जो फायदे आ रहे हैं, जो उसको खुदा का तोहफा समझ लीजिए, तेल की कीमतें गिरने के नतीजे में, LNG की कीमतें गिरने के नतीजे में, फर्नेस ऑयल की कीमतें गिरने के नतीजे में जो तोहफा मिला है हुकूमत पाकिस्तान को, अगर 50% जो है उसके बेनिफिट्स आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिए जाएं तो वो हुकूमत का भी फायदा है और वो आवाम का भी फायदा। बसरा साहब की एक राय ले लूं, बसरा साहब की एक राय ले लूं। बसरा साहब, ये जो पैकेजेस अरबों रुपए के जो पैकेजेस हैं वो मेरे ख्याल इसी से तो फिर आगे जाएंगे। यही बात आप कह रही हैं। देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने जब, एक तो मैं ऑयल की बात कर रहा हूं, सलीम साहब भी वही बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि हमने इकोनॉमी के ऊपर बेस फैसले करने हैं। आप जब पेट्रोल का सौदा करते हैं तो उसमें आने में वक्त लगता है। हम अब अगर रिलीफ दे रहे हैं को तकरीबन 50 रुपीज़ के करीब आपने रिलीफ दिया आवाम को, पेट्रोल का भी, डीजल का भी, कैसे। अब उसके साथ इसी तरह जैसे आपके बिल आ रहे हैं, आपके वापडा के बिल हैं, आपके स्विगी गैस के बिल हैं, उसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स कर दी गई हैं 3 महीने के लिए कि उन लोगों को जिनके आ रहे हैं वो ना दें, हम उसके बाद उनको कॉम्पनसेट कर लेंगे, कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई मीटर नहीं कटेंगे। 3 महीने का बिल भी तो बिजली के बिल ताजरों के जो है वो छोटे ताजरों के उनको भी माफ किए हैं। इसी तरह लोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल कहता है जब ये चीजें हमारे पास थोड़ा सा अगर हम कट रख रहे हैं तो किसके लिए रख रहे हैं? इसी मुश्किल वक्त के लिए रख रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता कि कितनी देर के लिए हमने कोरोना से लड़ना है, कब इसने किसकी मेडिसिन आनी है। अल्लाह ना करे आप ऑल ऑफ सडन सारे फैसले ले लेते हैं और कल 2-3 महीने बाद आपका खजाना खाली हो जाता है। तो आपको इस वक्त में जब तमाम ममालिक की इकोनॉमी क्रैश कर गई है, कौन आपकी हेल्प को आएगा, कौन आपकी तरफ देखेगा? और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से 2 दिन पहले जो UN में एड्रेस किया है, उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने कहा मैं तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक से गुजारिश कर रहा हूं कि इस मुश्किल वक्त में तरक्की पजीर ममालिक का साथ दीजिए,
क्योंकि यहाँ तो पहले अच्छा आपको बिलो पॉवर्टी जो हमारे रेट है उसको हमने कंसिडर नहीं करना, हमने नहीं देखना कि प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये मैं क्यों नाम उनका ले रहा हूँ, पहले दिन से उनके ज़हन में एक ही बात है कि ये ऐसी इशू पे हम फंस गए हैं कि अल्लाह ना करे हमने उस आम आदमी को, उस मजदूर को, उस किसान को अगर उसके लिए हमने आसानियां फराहम ना की तो हम, मेरा ख्याल है कि हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। अभी अब मैं बताऊं मिसाल के तौर पे, अभी गंदम की प्रोक्योरमेंट हुई है, किसान को पूरा रेट मिला है, तो इसलिए हम तमाम चीज़ों को साइड बाय साइड लेकर चलेंगे और अल्लाह करे अगर इसी तरह एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें रहती हैं तो इंशाल्लाह और रिलीफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा शर्मिला, दो चीजें आपसे मुझे पूछनी है। एक तो ये कि एक ऑर्डिनेंस से हुकूमत भी लेकर आ रही थी, एक तो जो पंजाब इसने वफाक ने दिया, उन्होंने कहा कि जो जितने भी छोटे ताजिर हैं बशमूल सिंध, उन्होंने कहा कि उनको 3 महीने का उनका बिजली का बिल अदा किया जाएगा, उनको बगैर बिला सूद के कर्जे दिए जाएंगे, और बिजली के जो बिलों की बात हुई उनका जो के इलेक्ट्रिक है उसको भी हमने लूप में लिया है, ऑन बोर्ड लिया है, वहां पर भी होगा। आई एम नॉट श्योर कि अगर के इलेक्ट्रिक जो है वो अभी इस बात पे है कि जी जो छोटे ताजिर हैं उनके 3 माह के वाजिबात जो है, ये बिल जो है वो हम उनसे नहीं लेंगे। जो सिंध गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस एक जारी किया था उसका स्टेटस क्या है, क्या उस पर सिग्नेचर वगैरह हो गए, इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं? नादिया, मैं आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बताती हूँ कि सिंध ने जो ऑर्डिनेंस दिया था उसको गवर्नर साहब लेके बैठ गए और वो आज तक लेके बैठे हुए हैं। उसके अंदर से जो हमने शराइत रखी थी, गो के वो हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन जो बासरा साहब कह रहे हैं ना कि जी वो माफ कर दिए, कर्जे माफ कर दिए और 3 महीने के बिजली के बिल, गैस माफ नहीं, डेफर किए। सिंध गवर्नर क्यों लेके बैठ गए? और माफ करने में बड़ा फर्क होता है। मुझे आप ये बताइए कि 3 महीने वापडा बाद के और सुई गैस के मामला को ये देख रहे हैं, इनका डोमेन ही नहीं है वो 2,000 6,000 रुपए गैस का बिल कैसे देगा, या 3,000 रुपए बिजली का बिल कैसे देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और ये अपनी मंतक इन्होंने निकाली कि जी हमने इतना % जो है आवाम को फायदा पहुंचाया है, जो हमें पेट्रोल की मद में बचत हुई है, क्योंकि हमने आगे का फंड रखना। क्या फंड रखने हैं आपने आगे का? आपके पास जो कोरोना वायरस फंड, जो प्राइम मिनिस्टर का फंड था, उसमें से पैसे निकाल के आपने 10 अरब रुपए तो गर्दिशी कर्जे उसके उतार दिए। मतलब आपको अवाम ने एतबार आप पे किया और आपको उस फंड के अंदर अतिया दिया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और आपने वो बड़े बड़े वो जो लोग थे उनके गर्दिशी कर्जे उतार दिए उसमें। शर्मिला, मुझे एक बात बताती चले ना, मैं जरा आने वाले बजट पे भी जरा सी राय लेनी है मुझे डॉक्टर फरूख सलीम साहब से। मुझे बताएं, आपने कहा गवर्नर सिर्फ रख के बैठ गए, क्यों रख के बैठ गए? किस चीज का ऑर्डिनेंस था शर्मिला, बता दें जरा, हमें भी, हमारे भी इल्म में इजाफा हो जाए। किस चीज का ऑर्डिनेंस था? आप लोगों ने पता नहीं कहाँ राशन तकसीम किया, सिंध वाले लोग तो अभी तक ढूंढ रहे हैं वो राशन किधर है। उस ऑर्डिनेंस में ये था कि मालिक मकान जो है वो किराया जो है अगर कोई नहीं दे सकता तो या 100% माफ करेंगे या 50% करेंगे या डेफर करेंगे। उसमें ये था कि जितने भी स्कूल्स हैं वो बच्चों की फीस में 20% रियायत करेंगे लाजमी तौर पे, और ये वो फैसले थे जो अवाम को बराह रास्त रिलीफ देते थे। नहीं, वो कह रहे सुई गैस और वापडा के फैसले आप लोग ले रहे थे, इज इट ट्रू? नो शर्मिला, आप लोग फैसले ले रहे थे कि हमने सुई गैस के, यानी कि जो आप करना, क्योंकि आप लोगों ने करना नहीं था, इशू बनाना था पॉलिटिकल। आपका जो काम था लोगों को राशन तकसीम करना, वो आप लोगों ने किया नहीं है। काला धन सफेद कर लेंगे, इससे आम आदमी को क्या फायदा? अच्छा, वैसे आप लोगों ने कितना राशन तकसीम किया शर्मिला, बताएंगे कौम को? आज पता चल जाए कि कितने गरीबों तक आपने राशन पहुंचाया है। की बात करें, आप वही बड़े बड़े लोगों को, आपके जो कंस्ट्रक्शन माफिया है या आपके जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। जो छोटा आदमी जिसका कारोबार तबाह हो गया, जिसकी छोटी दुकान बंद होगी, उसका आपने कौन सा? अच्छा, एक सेकंड शर्मिला, रुक जाए बस जरा, टाइम हमारे पास कम है। मैं चाह रही हूँ कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब से, इतनी सख्त है कि एक आम आदमी उसको फुलफिल ही नहीं कर सकता है, कोई आम आदमी नहीं फुलफिल। बहरहाल आप शर्मिला, अगर अपना फोकस सिंध की आवाम पे और गरीबों पे रखे ना तो शायद वो कुछ बेहतरी हो जाए। अच्छा, आप अपना काम करें, वहाँ पे लोग ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा परेशान हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर बेचारा, उसको वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, बाकियों को क्या हो रहा है। मैं जरा एक सेकंड छोड़ दे, फिर एक लंबी बहस हो जाएगी, जो ये मौका नहीं है, ऑनेस्टली मौका भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, लास्ट कमेंट, अभी जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट आने वाले बजट पे क्या पड़ेगा? डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट।
नादिया मुझसे बात करें। जी, मैंने कहा इकोनॉमिक सिचुएशन जो करंट है हमारी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है आने वाले बजट पे? देखिए, बजट बनाना बड़ा मुश्किल होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं वो टफ बजट को फेस कर रहे हैं। एक चीज आपके सामने रख दूं कि 1 जून को हुकूमत ने खुद बताया है कि उनको पेट्रोल जो है वो 23 रुपए का 1 लीटर पड़ रहा है, लेकिन जब मैं पेट्रोल पंप में वो वही पेट्रोल खरीदने जाता हूं तो मुझे 75 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये 23 रुपए और 75 रुपए का जो डिफरेंस है, इसकी अगर कोई हमें हुकूमत की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन दे दे। दूसरा इशू ये है कि हमारी बदकिस्मती ये रही है कि जो भी हुकूमत आती है वो बातें हमेशा गरीब की करती है, बातें हमेशा अवाम की जाती हैं, लेकिन काम सारे के सारे उमरा के लिए किए जाते हैं। चाहे वो पावर माफिया हो, चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो गंदम माफिया हो, ठीक है, बातें उनके मेरे पास खिलाफ बहुत टाइम की नहीं है जाती हैं, सर, आई एम रियली रनिंग आउट ऑफ अच्छा, टाइम। मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल टाइम आप नहीं है। एक बात, ये जो लोगों को 12 अरब रुपए तकसीम किया है, ये किस मद से किया है? इन्हीं मदों में से कर रहे हैं ना, इन्हीं मदों से किया है, इन्हीं मदों इसी से पे कर रहे हैं। से दूसरी किया, बात, जो बजट हम बना रहे हैं टाइम नहीं है, ना, बस वो साहब, कोविड को पेश बस नजर रखकर साहब, बना टाइम रहे पे हैं। थैंक यू वेरी मच बस साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपका भी शुक्रिया, शर्मिला फारूकी साहब आपका भी शुक्रिया। मुख्तसरन ये लास्ट मैसेज ये आवाम से अपील है, हाथ जोड़ के खुदारा SOPs पे अमल करें। इसके अलावा आप कोरोना वायरस से किसी तौर नहीं बच सकते अनलेस एंड अनटिल आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और ज्यादा घर पे रहें। नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।